नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बीते रोज 24 घंटे हुई बारिश के चलते राज्य के किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है। आम, लीची, सेब की बागवानी में 40 से 50% नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है, जबकि गेहूं, सरसों, मटर और मसूर की फसल को 20 से 30% नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा विभाग और कृषि विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि जल्द ही नुकसान का आकलन किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि उसके बाद सरकार मुआवजा राशि देने पर सहायता के तौर पर राज्य के किसानों को मदद की जाएगी। उत्तराखंड के माननीय विधायकों का प्रशिक्षण 3 दिन का ये प्रस्तावित था 8, 9, 10 को, और इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वो सभी लोग चुनाव में अब जो है लगे हैं। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आयोजित होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहां से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को, जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी एमएचए कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांव को भी सर्च कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर बीजेपी के नेताओं पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। करण माहरा ने बीजेपी से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी के नेता मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस बात का संज्ञान लेगी और ऐसे नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अकंठ डूबे जो लोग हैं, क्या इस बात को छिपाया जा सकता है कि जो 60 रुपए पेंशन की बात थी, क्या इस बात को छिपाया जा सकता है कि भारत छोड़ो अभियान का विरोध हुआ था? क्या इस बात से पीछे हटा जा सकता है कि सोनिया जी को जर्सी गाय कहा गया? क्या इस बात से छिपा जा सकता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को सुर्पनखा कहा गया? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है जिस तरीके की भाषा इनके प्रवक्ता लगातार करते रहे और चुनाव में नीरव मोदी और नीरज मोदी का विरोध करना इतना क्यों कर रहा है मोदी साहब को ये और भारतीय जनता पार्टी को? ये उनको जवाब देना होगा। हम हर अदालत के आगे जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय में गढ़वाल के मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता की। आम आदमी पार्टी रविंद्र आनंद ने 2 मुख्य बिंदु पर बात की है। उन्होंने कहा, देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, शराब सस्ती और दूसरे सामान लगातार महंगे हो गए हैं, टोल टैक्स बढ़ गया है, दवाइयां महंगी हो गई हैं। दूसरे बिंदु में उन्होंने जिक्र करते हुए देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाया। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा पर उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। आपने प्रेस के समक्ष यह कहा कि मैंने चाउमीन बना करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करे, तो हमने फिर इस पर अपना दिमाग खर्च किया कि भाई चाउमीन से करोड़ों रुपए कैसे बनाए जा सकते हैं। तो फिर हमने जब ये देखा कि गामा जी ने जो चाउमीन बनाई, जिस ठेले पर वो चाउमीन बनाई वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का था और उस पर जो छतरी लगी थी वो धामी जी की थी, पुष्कर सिंह धामी की। तब हमें समझ में आया कि हाँ, इस चाउमीन से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो धामी जी को अब ये चाहिए कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराएं और गामा जी को ये चाहिए कि वो नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। हरिद्वार में एसआईटी को पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में मुख्य आरोपी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
संजय धारीवाल बीजेपी का पूर्व मंडल अध्यक्ष है, जिसकी गिरफ्तारी नारसन से की गई है। बता दें कि आरोपी संजय धारीवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हथकंडे अपना रहा था। आरोपी के कब्जे से 4,25,000 और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं, जबकि अभ्यर्थियों को नकल वाले स्थान और परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने में इस्तेमाल वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। राजधानी देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एडवोकेट वीरेश नेगी ने सुनील उनियाल गामा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि सुनील उनियाल गामा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसको लेकर उन्होंने एक शिकायत पत्र विजिलेंस को भी सौंपा था। वहीं वीरेश नेगी ने कहा कि वे कोर्ट का सहारा लेंगे। ये मामला उन्होंने जो 2018 में अपना जो चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का दिया है, और उसमें भी हलफनामा जो आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्होंने अपनी एक संपत्ति छुपाई है, जिसके हमने चुनाव आयोग को कंप्लेंट डाल रहे हैं। इसके अलावा जो 2018 के बाद जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, हमने उसके बारे में पूछा है कि भाई आपने जो ये संपत्ति अर्जित की है इसके बारे में बताइए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। चंपावत की बनमसा नगर पंचायत के पुराने ठेकेदार ने लंबे समय से पर्यावरण मित्रों के मानदेय का भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर नगर पंचायत के पर्यावरण मित्रों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। पर्यावरण मित्रों की हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत के ठेका पर्यावरण मित्रों ने बीती 25 मार्च को नगर पंचायत अध्यक्ष रेणु अग्रवाल और ईओ राकेश कोटिया को अपनी 7 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, और जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी। जिसके बाद राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले पर्यावरण मित्रों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पिछले ठेकेदार ने उनका करीब 3 महीने का भुगतान नहीं किया है। इन्होंने अपना ठेका निरस्त करने के बावजूद फिर हम लोगों से हमने कहा हमारी पेमेंट कौन देगा। मैनेजमेंट से बोला तो बोले पेमेंट की चिंता मत करो, पेमेंट हम दिलवाएंगे तुम्हारी। दिलवाने की बात हुई थी, फिर 1 साल निकल गया, फिर दूसरा वर्तमान ठेकेदार आ गया। 1 साल बीतने के बाद छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनको सभी को आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की परेशानी है, बहुत मान लिया स्थिति खराब है, तो उनका 3 महीने का वेतन रोक के मैनेजमेंट काम पे जू नहीं रुक रही है इनके, कि कोई परेशानी नहीं दिख रही है इनको। कार्य से का जो है किसान जो है उनका नोट कर दिया गया और जब उसके संबंध में कार्रवाई की गई। इनके द्वारा उक्त भुगतान के संबंध में निकाय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके संबंध में उक्त प्रकरण में न्यायालय में विचार में है। इसके लिए जो शासन के बकाया भुगतान के संबंध में निकाय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 1 अप्रैल से समाज कल्याण विभाग में पेंशन धारकों को अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। लेकिन इस पर पार्षद मनोज जाटव का कहना है कि उन्होंने एक पत्र समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा है और उसमें कहा है कि जिस तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है, इसमें जनता को कुछ समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी पेंशन धारक है वे इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वे ऑनलाइन इसका आवेदन कर सके। इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इसमें समय नहीं दिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, मैंने समाज कल्याण अधिकारी जी को एक लेटर दिया है अपने लेटर पैड पे। इन्होंने आज एसडीएम साहब ने मना कर दिया है कि हम 1 तारीख से इसमें फाइल पे साइन नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल से इन्होंने अखबार में डाला भी है। और मैं ये चाहता हूं कि आम जनमानस को भी पता नहीं है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पेंशन दी, अधिकतर लोग अनपढ़ हैं जिनको, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है सक्षम आदमी उनको तो पेंशन की जरूरत नहीं होती, जो बेचारा
इस लायक उसी को हो दिया, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ बिल भी नहीं पता है। तो मैंने एक आवेदन किया है कि इनको 1 महीने का या 2 महीने का टाइम दिया जाए, और जिससे कि जनता को पता लगे, आम जनता मानस को परेशानी ना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस साल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं मिली हैं। इसके साथ ही पूर्व में रखी हुई केंद्र सरकार की योजनाओं की स्वीकृति भी प्रदेश को मिल गई है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हर विभाग ने उत्तराखंड को प्राथमिकता में लेते हुए योजनाएं स्वीकृत की हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष बहुत सारी जो सेंट्रल स्कीमें हमारी, एक तो पहले तो काफी लंबे समय से जो रुकी हुई केंद्र की योजनाएं थी, उन सभी को स्वीकृति मिली है। और पिछले सालों के अगर हम देखें तो 4-4 दशक से रुके हुए जो काम है उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और इसी क्रम में जो सेंट्रल से हर विभाग ने अपने अधिकाधिक प्राथमिकता में लेते हुए उत्तराखंड को हर विभाग ने धनराशि जारी की है। हमको राज्य के विकास के लिए जो धनराशि आई है, हम लोग उसका समुचित तरीके से आगे लगाएंगे, उसको ठीक प्रकार से उसका यूज करेंगे, ठीक प्रकार से उपभोग हो। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि उत्तराखंड का एक दशक हो, उस दशक को बनाने के लिए हमारे सभी प्रयास जारी रहे। अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा शुरू होने में अभी 20 दिन का वक्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि जितने भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, उनके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि अभी बर्फबारी हो रही है और तब तक मौसम काफी अच्छा हो जाएगा। है और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूं कि अभी बर्फबारी हो जाती है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 51 गांवों को अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल किया। इसमें फिलहाल 4 गांव नीति, माणा, मलारी और गुंजी में इस योजना के तहत काम किया जा रहा है। बता दें कि इस योजना से जुड़े अहम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीएम ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नीति और मलारी में प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के माड़ा और गुंजी गांव चाइना बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन्हें भारत के अंतिम गांव के रूप में नहीं, बल्कि प्रथम गांव के रूप में माना जाएगा और इनका विकास भी प्रथम ग्राम के रूप में ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहां से कल दूरभाष पर मेरी बात की हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माड़ा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को, जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माड़ा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी एमएचए कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांव को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेजी से विकास होगा। मैं समझता हूं कि वो गांव सभी के लिए निकट भविष्य में देखने योग्य होंगे। जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो इन गांवों तक भी जाएं। 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सीएम धामी ने सभी विभागों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों ने धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड के अंतर्गत विभागों के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनको पूर्ण करने के लिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। सभी विभागों की जल्द ही 31 मार्च 2024 तक कार्ययोजना की जाएगी। लक्ष्य और राजस्व वृद्धि के लिए विभाग जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को धरातल पर परखने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने बस ट्रांजिट कंपाउंड और निर्माणाधीन ट्रांजिट कैंप भवन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कई व्यवस्थाओं को लेकर अपना संतोष भी जताया। वहीं ट्रांजिट कैंप भवन के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की। बता दें कि कमिश्नर ने 15 अप्रैल तक ट्रांजिट कैंप भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश निर्माण कार्य कर सही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कह दिया है कि 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है। 15 दिन में यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो लेट लतीफी और लापरवाही बरतने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनसे जो हमारी बातचीत हुई थी 21 मार्च तक इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कुछ कार्य बढ़ गया है उसमें। जो बाहर पार्किंग एरियाज हैं, बस बेज हैं, ये सब बाद में बढ़ा है। तो अब हमने टारगेट इनको ये दिया है कि 15 अप्रैल तक इसको पूर्ण कर लें और पूर्ण करके हमें हैंड ओवर करें, ताकि 22 अप्रैल से जो हमारी यात्रा का कार्य है वो इस परिसर से प्रारंभ हो सके और प्रयास यही चाहिए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के बाद उनके घर के लिए नोटिस भेजा गया, जिसके बाद से ही कांग्रेस मेरा घर राहुल गांधी का घर के नाम से मुहिम चला रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि नोटिस कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा गया है। संसद को आवास मिलता है। संसदीय आचार संहिता के अंतर्गत नोटिस गया है। जब कोई सांसद नहीं रहता तो उससे आवास खाली करा लिया जाता है। अगर उनको कुछ समय चाहिए तो संसद की आवास समिति के सामने प्रार्थना पत्र दें कि हमें 4-6 महीने के लिए अभी और रहने दें। उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जब वो सांसद नहीं है तो उन्हें सांसद वाला बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। नोटिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत गया है। संसदीय आचार संहिता जो है उसके अंतर्गत है। सांसदों को आवास मिलते हैं। जब सांसद नहीं रहते तो उनको खाली करना पड़ता है। अगर उनको समय चाहिए तो समिति, जो आवास समिति है संसद की, उसके सामने अपना प्रार्थना पत्र दें कि मुझे 4-6 महीने के लिए चाहिए। जो उसकी प्रक्रिया होगी उसमें निर्णय होगा। लेकिन अगर सांसद नहीं है तो संसद वाला बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। पौड़ी जनपद के पुलिस उपाधीक्षक प्रेमलाल टमटा 40 साल 10 महीने अपनी सेवा देने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। उनके साथ अपर पुलिस उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद भट्ट भी 37 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद ऐच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए। टमटा जनता के साथ कुशल व्यवहार और किसी भी अपराध, सामाजिक और कानूनी समस्या के समाधान के प्रति रात दिन फोन उठाकर समाधान करने की अपनी भरसक कोशिशों के चलते काफी लोकप्रिय रहे। पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में उपाधीक्षक सीओ टमटा को भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में अनुभवों को साझा कर पुलिस उपाधीक्षक प्रेमलाल टमटा ने कहा कि साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। जो एसएससी मैडम हमारी है, बहुत जो है जुझारू रूप से सेवा करने वाले हैं और ये जनता का जो है यही हमारे लिए संदेश उनका रहता है कि जनता सबसे पहले है, उसके पीछे हम लोग भी हैं जो है। तो अभी जो मैडम का जो संदेश हमारे लिए है कि सबके से कानून जैसे बनाए उस कानून के साथ कार्य करना है और अपने कार्य में ढिलाई नहीं करनी कहीं जो है, ये हमारे लिए जो संदेश है। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सेवा दिवस के मौके पर जो है ये एक परंपरा बनी हुई है कि आपको जो है सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद जो है तो आयु अवधि जब पूर्ण होती तो रिटायरमेंट जाना है, तो उस पर मैं भी। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की चेतावनी और नियमों को अनदेखा करना एक रेस्टोरेंट संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने तपोवन में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट संचालक को फटकार लगाने के बाद चालान काट जुर्माना वसूल किया गया है। भविष्य में दोबारा से अवैध रूप से शराब पिलाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी गई है। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि कई दिनों से लोगों की शिकायतें
मिल रही थी कि रात के समय तपोवन के कई रेस्टोरेंट में चोरी छिपे अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अचानक 3 टीम बनाकर अलग अलग रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान रोड हाउस रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने संचालक को पहले जमकर फटकार लगाई, फिर चालान काट जुर्माना भी वसूल किया है। साथ ही भविष्य में दोबारा अवैध रूप से शराब नहीं पिलाने की चेतावनी भी दी है। दो दिनों से हुई लगातार बरसात से पहाड़ों की रानी मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हुई बारिश से काउंटी मसूरी मार्ग वाल्मीकि मंदिर के पास होटल स्वाय की दीवार गिर गई, जिसकी टैक्सी स्टैंड की 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसका जायजा लेने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर वाहन स्वामियों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें होटल की दीवार गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान होने की सूचना मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले को लेकर होटल के मालिक से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। जैसे मुझे जानकारी मिली, आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की कुत्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, 2 गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जहां बेमौसमी बारिश ने बाजपुर के लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वहीं शहर में चारों तरफ पानी का सैलाब लगा है। बाढ़ के पानी के साथ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां बहकर पानी में आ रही हैं, जिससे पुल ब्लॉक हो गए हैं। बता दें कि अचानक हुई बारिश से एक तरफ किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, तो दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भर जाने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते भी देर रात अपनी पूरी टीम के साथ शहर की सड़कों पर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करते हुए नजर आए। पुलों के नीचे लगे जाम को जेसीबी से हटाया गया। इस दौरान अध्यक्ष गित्ते ने कहा कि जंगल से कूड़ा करकट बहकर आने से पुलों में जाम लगा है, जिसे हटाकर बाढ़ के पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। यदि शहर की जनता को बाढ़ से कोई समस्या आती है तो नगर पालिका से संपर्क करें। नगर पालिका की टीम एक फोन पर उनके घर के बाहर मदद करने के लिए खड़ी नजर आएगी। पानी घुस गया, मेरे पूरे घर में पानी घुस गया, मेरे काफी सामान का जो है हानि हुई है, नुकसान हुआ है और जो है पूरे गांव में जो है पानी आ गया है, जिससे कि काफी सारी फसलें खराब हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये ऊपर से जंगल से जो कूड़ा करकट है जंगलात का, वो कूड़ा बह के पानी के साथ यहाँ आ गया और हमारी इंदिरा कॉलोनी में जो रेवड़ा पुल है उसके नीचे आके कई ट्राली कूड़ा आके जम गया है, जिससे कि पूरे शहर के अंदर पानी की भरने की संभावना हो गई थी। जिसको देखते हुए नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है और जेसीबी हमारी चल रही है। इस पर अब स्थिति जो है कंट्रोल में है और पानी जो है पुल के नीचे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।